Okay, I think that urbanization in Brazil, that topic is remaining. So today we will complete that, and if we left with time something, okay. So we will again continue next lecture. I mean next topic, lesson. Okay, lesson number 8. So report your attendance here, everybody. Yash, Maitra, and Dheeraj. Okay, okay. So first of all, am I audible to everyone? All of you three. Am I audible? ओके ओके, तो हम चैप्टर शुरू करेंगे अभी। उससे पहले मैं स्क्रीन शेयर करूंगा, प्रेजेंट करूंगा मेरी। तो जब दिखनी शुरू हो जाए, राइट डाउन इट इज विजिबल। ऑलराइट। ओके, दोज हु हैव जॉइन न्यू, ओके, नया नया ज्वाइन किया ना अभी, उन्होंने अपनी अटेंडेंस यहाँ पर दे दो। ओके अनुज, हु इज देयर, एंड अगेन नीतू, नीतू राजपुरोहित एंड आदर्श महतो। ठीक है, तो मेरी स्क्रीन भी विजिबल है आप सबको। तो हम अभी मूव करते हैं। लेट्स मूव ऑन आवर लेसन। So guys, this is the lesson number 7 that we were studying in the last lecture, human settlements. Okay. तो इसमें हमने क्या क्या देखा था? हमने इंडिया के बारे में देखा था और ब्राजील के बारे में। तो इंडिया में किस टाइप के सेटलमेंट्स है वो हमने देखी थी फिगर ए बी में। उसके बाद ये दो फिगर फिर हमें देखा है। ये दो फिगर है ब्राजील के लिए। ओके, सेटलमेंट्स पैटर्न इन ब्राजील। आफ्टर दैट उसके बाद हमने ये देखा सिटी ऑफ साओ पालो, रेन फॉरेस्ट इन द अमेजोन रिवर बेसिन। उसके बाद हमने ये भी देखा कि अर्बनाइजेशन इन इंडिया। अर्बनाइजेशन का मतलब शहरीकरण किंवा नागरीकरण, नागरीकरण या शहरीकरण हम उसे बोलते हैं। तो उसमें भी हमने देखा, ये जो ग्राफ है वो ग्राफ भी हमने स्टडी किया। इंडिया एंड द ट्रेड ऑफ अर्बनाइजेशन फ्रॉम 1961 टू 2011। टोटल 50 ईयर के पीरियड में हम कहां से कहां तक पहुंचे हैं इन टर्म्स ऑफ अर्बनाइजेशन। तो 1961 तक ओनली 18% ऑफ द पॉपुलेशन वाज इन द अर्बन सेटअप। आफ्टर द 50 years, 31% population become the urbanized population. But this is not even 2 times. Okay, yeah, here is 18 and here is 31। मतलब 50 साल में हम हमारी जो पॉपुलेशन और 2 times भी नहीं कर सके जो अर्बनाइज है। हमारे सिटीज को हम अर्बनाइज नहीं कर सके। अभी अगर इस साल का सेंसस होगा, मतलब वो अगले साल होगा अभी, उस जनगणना में अपने हमें पता चलेगा कितनी पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में रहती है। ओके, 1 minute। ओके, हियर then we started to study about urbanization in Brazil. Okay, and I think we have completed this urbanization in Brazil. Did we complete? Go west. Okay, I think we have not completed. So guys, am I audible to everyone? ओके, तो हमने अर्बनाइजेशन इन इंडिया देखा है। ओके, तो अर्बनाइजेशन इन ब्राजील, डिड वी स्टडीड अबाउट दैट?
हमने उसके बारे में देखा क्या? अर्बनाइजेशन इन ब्राजील। जस्ट राइट डाउन वी हैव स्टडीड और नॉट। ओके, मे बी नॉट। ओके ओके, नीतू कह रही नहीं, धीरज भी नहीं कह रहा है, तो इसका मतलब है हम उसे देखेंगे। ओके, सो बी रेडी फॉर इट एंड लेट्स स्टार्ट। इंडिया के बारे में तो हमने देखा। अगर इंडिया के बारे में जो अब तक हमने देखा, इंडिया ब्राजील के बारे में, इस चैप्टर को अब तक जो चैप्टर देखा है हमने, उसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं हर लेक्चर के बाद आपको रिवाइज करने के लिए बोलता हूँ, और रिवाइज करने के बाद अगर किसी को कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है कोई, तो उसको यहाँ पर आंसर मिलेगा। ओके, तो अगर पिछले लेसन में कुछ, लेसन नहीं, पिछले चैप्टर में, सॉरी चैप्टर भी नहीं, लेक्चर में कोई किसी का प्रॉब्लम आया हो तो आप लिख दीजिए, मैं उसे भी पढ़ूंगा और आंसर देने की कोशिश करूंगा। सो नाउ सी हियर, अर्बनाइजेशन इन ब्राजील। लुक एट द टेबल ऑन पेज 49. Where is page 49? Okay, this is the table 49. Not this. We will study about it later on. It shows growth of share of urban population in total population of the Brazil. मतलब वो क्या दिखा रहा है? ब्राजील की जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें से अर्बनाइज जो पॉपुलेशन है उनका उस देश की ग्रोथ में कितना शेयर है। ओके, वो देश की ग्रोथ में कितना कंट्रीब्यूट करते हैं जो पीपल अर्बनाइज एरियाज में रहते हैं। सीधे सीधे बताऊं तो जो सिटी में रहने वाले लोग हैं किसी भी देश के, फॉर एग्जांपल ब्राजील के, तो उस ब्राजील के सिटी में रहने वाले लोग कितना कंट्रीब्यूट करते हैं अपने कंट्री की ग्रोथ में। ओके, उसका एक टेबल दिया हुआ है, हम वो देखेंगे। ड्रॉ अ लाइन ग्राफ फ्रॉम दिस टेबल। ओके, examine the graph carefully and answer the following questions. So see, here what is given, Brazil percentage of urban population from 1960 to 2010. तो 1960 से लेकर 2010 तक ब्राजील की अर्बन पॉपुलेशन का जो शेयर है वो दिया हुआ है। ओके, वो किस में दिया हुआ है? इस टेबल में दिया हुआ है। देखिए 1960 में कितना था? 47.1%। मतलब अगर ब्राजील का इनकम, ब्राजील कंट्री का टोटल इनकम अगर 1960 में 100 होगा, तो उसमें से जो 47 रुपीज है, 47.1 रुपीज है, ये अर्बन पॉपुलेशन ने कमाए थे। उसके बाद 1970 का दशक आया, डिकेड आया, 1970 में ये पॉपुलेशन, अर्बन पॉपुलेशन का शेयर बढ़ गया। देखिए वो कितना हो गया? 47 से 56% हो गया, ऑलमोस्ट 57%। 80s में 67%, 90s में 75%, 74 to 75%। ओके, in 2000 81% of 0.5, and in 2010 84.6% we can say। okay, so 84.6% इतना जो शेयर है वो किसका है? अर्बन पॉपुलेशन का। मतलब अगर ब्राजील का जो इनकम है वो 100 रुपए है, तो उसमें से 8485 रुपए, ओके, ये किन्होंने कमाए हैं? ये कमाए हैं अर्बन पॉपुलेशन, मतलब जो सिटी में रहती। मतलब आप देख सकते हैं कि ब्राजील की जो विलेज की पॉपुलेशन है उन्होंने सिर्फ 15 से 16 रुपए कमाए। ओके, तो देखिए हाँ, ये शेयर कितना बड़ा है। तो इस डेटा के आधार पे आपको एक ग्राफ बनाना है। आप क्या करेंगे? एक्स एक्सिस पे आप ईयर्स लेंगे 1960, 1970। वाई एक्सिस पे आप क्या लेंगे? परसेंटेज ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन शेयर। ओके, तो वो आपको ड्रॉ करना है। मेरे ख्याल से सबको ये लाइन ग्राफ ड्रॉ करना आता होगा, क्योंकि आपने ये पढ़ा है 9th लेसन में, आई थिंक 9th स्टैंडर्ड, और इस स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि 9th में कुछ कहीं तो पढ़ा है आपने, सही। तो इस चैप्टर, इस ग्राफ के बेसिस पे या इस टेबल के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन दिए नीचे। व्हाट इज द इंटरवल ऑफ डेटा?
In which period did urbanization occur rapidly? Write 5 sentences analyzing the graph. ओके तो आप ग्राफ बना सकते हैं गाइस. दिस ग्राफ, कैन यू ड्रॉ दिस ग्राफ? ओके तो आपको एक होमवर्क की तरह ले सकते हैं आप इसे, और अपने घर पे लेक्चर के बाद ये ग्राफ बना सकते हैं. ओके हमने अभी ये भी एनालाइज किया, जो उन्होंने क्वेश्चंस पीछे है वही हमने एनालाइज किया कि 60 से लेकर 2010 तक पॉपुलेशन का जो अर्बन पॉपुलेशन का शेयर है इन द ग्रोथ ऑफ ब्राजील, वो हमने देखा वो कैसे बढ़ता गया. 47 से बाद 56, उसके बाद 66, ओके फिर 81, 84, वो कैसे बढ़ता गया वो हमने देखा. ओके तो हम आगे देखेंगे जियोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन का इसके पीछे. ओके देखिए, ब्राजील इज वन ऑफ द फ्यू डेवलपिंग कंट्रीज विच इज हाईली अर्बनाइज्ड. मतलब वी नो देर आर मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड which are developed countries. There are some developed countries, some are developing countries, and some countries are undeveloped. So Brazil comes in developing countries like India, China, South Africa, Brazil, likewise that. Okay, and among all these developing countries, Brazil is one of the country which is highly urbanized. मतलब ये जो बाकी कंट्रीज है कि जो थोड़े थोड़े अर्बनाइजेशन है उनके मुकाबले ब्राजील का अर्बनाइजेशन बहुत ज्यादा है, हाईली अर्बनाइज्ड. ब्राजील substantial urban growth process is unique and one of the underlying factors contributing to its present day rapid economic growth. तो क्या ब्राझील सबस्टॅन्शियल अर्बन ग्रोथ प्रोसेस म्हणजेच ब्राझीलची ही जी काही एकदम फास्ट होणारी अर्बनायझेशनची किंवा ग्रोथची जी प्रोसेस आहे ती युनिक आहे. म्हणजेच ती एक मेव आहे. ओके एक एक्झाम्पल म्हणून आहे जगासमोर हे. अँड वन ऑफ द अंडरलाइनिंग फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू इट्स प्रेजेंट डे रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ. तो ब्राजील की जो अभी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है रैपिड, तो उसके लिए ये जो अर्बनाइजेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एक बहुत बड़ा प्रेजेंट डे फैक्टर है. ओके उसी की वजह से ब्राजील की जो आर्थिक ग्रोथ है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा हो रही है प्रेजेंट डे. टुडे अबाउट 86% ऑफ द ब्राजील्स पॉपुलेशन लिव्स इन अर्बन एरियाज. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑलमोस्ट 86% ऑफ द ब्राजील पॉपुलेशन लिव्स इन अर्बन एरियाज. मतलब ब्राजील के बहुत से जो कुछ सिटीज है ब्राजील में, सारी की सारी वो अर्बनाइज हो चुकी है, सारी की सारी एक प्रकार की सिटी बन चुकी है और सारे लोग वहां पर रही है. सारे नहीं लेकिन 86% ऑफ द ब्राजील पॉपुलेशन इज लिविंग इन अर्बन एरियाज. डेफिनेशन ऑफ अर्बन इज नॉट वेरी क्लियर इन ब्राजील. ओके ब्राजील में ये जो हम अर्बनाइज कहते हैं, अर्बनाइज, अर्बन सिटी, इसकी डेफिनेशन बहुत क्लियर नहीं है. इन ब्राजील rapid urbanization happened mainly in south and southeast, with Sao Paulo emerging as a major metropolitan and industrial area. तो क्या बता रहे हो, ये जो अर्बनाइजेशन की डेफिनेशन है ये बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है ब्राजील में. और ब्राजील में जो रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है which is happening, it is mainly happening in the साउथ एंड साउथ ईस्ट विद द साओ पालो इमर्जिंग एज अ मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटी. तो ब्राजील के जो साउथ रीजन में जो एरिया है और साउथ ईस्ट में जो एरिया है, उसी एरिया में एक्चुअली ब्राजील की पॉपुलेशन और ब्राजील का जो एरिया है वो बहुत ज्यादा अर्बनाइज्ड है. तो वहां पर एक साओ पालो करके एक सिटी है, तो ये सिटी एक प्रकार के वहां से इमर्जिंग हो रही है, राइज हो रही है एज अ मेट्रोपॉलिटन सिटी. मतलब वहां पर मेट्रोज है, वहां पर इंडस्ट्रियल एरियाज भी बहुत ज्यादा है साओ पालो में. तो साओ पालो कहाँ होता आता है, साउथ और साउथ ईस्ट ब्राजील में इसका लोकेशन है. लुकिंग एट दिस ग्रोथ इन फ्यू पार्ट्स ऑफ द कंट्री, द गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग गो वेस्ट पॉलिसी which will reduce pressure on few areas where population is concentrated and
will reduce regional imbalance in the country. तो देखिए हमें अभी क्या देखा, what we have seen just now that we have seen the south and southeast region of the Brazil, it is only urbanizing, it is only industrializing, and it is only developing. Okay, and because of that, Sao Paulo city is there. It is emerging as a metropolitan city. It is emerging as a major industrial area, but all the major population is concentrated in that area only. Okay, all the population is concentrated in that area only, and because of that, what is happening, there is a regional imbalance in the country. In the south and southeast of the Brazil, there is very highly concentrated population, but in the west part of the Brazil, in the north part of the Brazil, there is no any developed city. Okay, that's why the government of the Brazil is saying to people that go to the west side of the country, so that people will go there. There will be also a good development of the Brazil in the western area. So that's why government is promoting the go west policy, and it will reduce the pressure on few areas where population is concentrated, because we know if the population is very high in some areas, then to provide all the facilities to these people is very difficult. मेट्रोपॉलिटन मीन्स वहां पर क्या है, मेट्रोज वगैरह है, जिस प्रकार अभी पुणे में मेट्रो चल रहा है, दिल्ली में मेट्रो है, बैंगलोर में मेट्रो है, चेन्नई में मेट्रो है, कोलकाता में है, मुंबई में है। ओके, उसी प्रकार मेट्रो सिटी होती है। मेट्रो सिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा वी कैन से डेवलप्ड सिटीज होती है। सो एनीबडी हैविंग एनी प्रॉब्लम हियर, एनी डाउट टिल नाउ? Okay, so tell me that why Brazil's government is promoting Go West policy? Why the government of the Brazil is promoting Go West policy? Write down here. I will give you 30 seconds to write down the answer. Write it down and I will just see it. The question is why government of the Brazil is promoting Go West policy. Okay, so write down the answer. Still, okay, it is big, I know. I hope you are typing. Okay, Neetu has given answer. What about other students? बाकी लोगों का क्या है? यश, अनुज, अविग्ना, द्विजेश, मैत्रेय. Who else is there? Adarsh Mahato. Am I audible to you, Adarsh Mahato? Yes, so Adarsh, Dhira, you did not understand the question. The question is why the government of the Brazil is promoting Go West policy.
Okay, so you guys have given some points, Nitu and Maitreya has given some points. Okay, so basically, we all of you know that whatever we have studied right now, that in the Brazil there is a regional unbalance. Okay, development. There is unbalanced development in the Brazil because in the south and southeast part of the Brazil there are many cities which are highly urbanized, but on the other hand, other area is not that much developed. So to reduce the unbalance in the regional development, okay, the Brazil's government is promoting to go west policy so that the population which is concentrated at only one place, okay, it will get distributed and it will reduce the load on the government of the Brazil. Okay, so very nice, all of you, those who have given the answer. Good. Now see, study the choropleth map of Brazil showing the state-wise urban population of the Brazil and answer the following questions. अरे just a minute. Okay, here we go. देखिए यहाँ पर क्या दिया है, मैप दिया हुआ है ब्राजील का क्लोरोप्लेथ मैप, और यहाँ पर क्या दिया है, बेसिकली परसेंटेज दिया है किस सिटी में और किस राज्य में और किस प्रोविंस में, स्टेट में कितनी पॉपुलेशन है ब्राजील की। अभी यहाँ पर इंडेक्स दिया हुआ है। ओके, इंडेक्स में क्या दिया है, आपको कलर रेंज दी हुई है। ओके, कलर के हिसाब से रेंज दी हुई है। द डार्क कलर, डार्क पिंक कलर इज देयर, इट इज शोइंग दैट 91 to 100 परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन। ओके, सो सी यहाँ पर आप 2 और 3 4 एरियाज आप देख सकते हैं। यहाँ पर क्या, साओ पाउलो विच इज डार्क इन पिंक, डार्क पिंक कलर। ओके, गोयास is the Goa is one state is there. Rio de Janeiro is there. Okay, Espirito Santo is there. So these 3 cities are having 90 to 100% population as a urban population. मतलब all these states are highly urbanized. Almost 90% to 100% urbanized states these are. And if you go downward direction, you will see different types of urbanized population in the Brazil. तो यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं, द लास्ट, यहाँ पर पैरा देख सकते हैं। ओके, मैरन हैतो देख सकते हैं, पाउलो देख सकते हैं, जो बहुत ही फेंट कलर में है, व्हाइट कलर में है, व्हाइट नहीं टोटल लेकिन फेंट कलर में है। तो उसको वहां पर आप देख सकते हैं कि वहां पर अर्बनाइजेशन सिर्फ 51% to 60% है। मतलब ब्राजील का लोएस्ट अर्बनाइज स्टेट्स कौन सा है, 3 स्टेट्स यहाँ पर दिखाई देते हैं, पेरा, मैरनहाउ एंड पियो। ये 3 जो स्टेट्स है बहुत ही कम अर्बनाइज्ड है, सिर्फ 50 से 60% पॉपुलेशन अर्बनाइज है। उसके बाद में आप अपने आप ये देख सकते हैं, आपको अपने आप को समझ में आ सकता है। ओके, so guys, did you understand this map of the Brazil which is showing the percentage of urban population in the Brazil? Yes, Nitu, this is also the correct point. Okay, so I hope you have understood this map. I will not take much on that map because it is not very much difficult to understand, right? तो आगे जाने से पहले यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, हम देखेंगे। ओके, क्या है, ऑब्जर्व द 2 सैटेलाइट इमेजेस गिवन बिलो। यहाँ पर 2 सैटेलाइट इमेजेस दिए हुए आपको। डिस्क्राइब द सेटलमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू फिजियोग्राफी, considering the physiography, where could these settlements be located? Find out their settlement pattern and limitations with respect to their future growth.
तो नीचे आपको दो पिक्चर दिखाई दिए हुए हैं। ओके, तो ये पिक्चर में क्या क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है सैटेलाइट मैप, और यहाँ पर आपको कुछ सेटलमेंट्स दिखाई दी होगी। देखिए यहाँ पर व्हाइट व्हाइट जो आपको यहाँ सर सेटलमेंट दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर बेसिकली आपको क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि कुछ एरिया जो है फॉरेस्ट एरिया दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर जो है ज्यादातर फॉरेस्ट आपको नहीं दिखाई दे रहा है, या एक डेजर्ट टाइप एरिया, मतलब बहुत कम यहाँ पर पॉपुलेशन, आई मीन फॉरेस्ट बहुत कम है। तो इसके मुताबिक आपको अंदाजा लगाना है और आपको बताना है कि ये जो फिजियोग्राफी है इसके मुताबिक यहाँ पर किस टाइप के सेटलमेंट होगी। ओके, तो ये आपके लिए एक चैलेंज है। आप मुझे बता सकते हैं, अगर चैप्टर में आपको जब पता लगेगा तो आप मुझे इसके बारे में बताइएगा। ओके, किस टाइप के सेटलमेंट्स होगी फिजियोग्राफी के अकॉर्डिंग। ओके, अभी नीचे हम देखेंगे ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन, और यहाँ पर कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन आपके लिए, विच फैक्टर्स हैव अफेक्टेड अर्बनाइजेशन इन ब्राजील। ओके, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, विच आर द फैक्टर्स दैट हैज अफेक्टेड। Neetu is asking some question that, sir, will you please explain me two two cheaper that longitudes and all. I did not understand the question, Neetu. Hello, Neetu Rajpurohit, am I audible to you? आवाज आ रही है मेरी? Okay, okay. Two chapter that longitudes. ओके, तो चैप्टर 2 आपको एक्सप्लेन करना है क्या? ओके, अभी हम देखेंगे, लेकिन वो हम ऐसे बीच में नहीं शुरू करेंगे। ओके, हम उसके लिए एक स्पेशल सेशन लेंगे, और उसमें आपको ये चैप्टर हम समझा देंगे। ओके, सो लॉन्जिट्यूड के बारे में। ओके ओके ओके, तो देखिए हम अभी जियोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि ब्राजील की जो पॉपुलेशन है, अर्बनाइजेशन जो है वो किस प्रकार का है और ऐसा क्यों है, हम वो देखेंगे। तो देखिए, एज यू कैन सी फ्रॉम द मैप, urbanization has occurred more in the coastal states than the states in the interior of the country। तो ब्राजील का हमने ये जो मैप देखा, इसमें क्या देख सकते हैं, जो साउदर्न पार्ट ऑफ द ब्राजील है, मतलब ये नीचे वाला, और जो कोस्टल एरियाज है ब्राजील के साउथ के, वही ज्यादा अर्बनाइज्ड है। वही में ज्यादातर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा अर्बनाइज्ड है, वहां पर ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। लेकिन अगर सेंट्रल पार्ट में अगर हम गए, प्यारा हो गया, मानस हो गया, अमेजोन्स हो गया, उसके बाद मेट्रो क्रॉस हो गया, तो वहां पर देखे तो पॉपुलेशन अर्बनाइजेशन जो है बहुत कम है। इट मीन्स एज कंपेयर टू द सेंट्रल पार्ट ऑफ द ब्राजील, साउथ एंड साउथ ईस्ट पार्ट एंड द कोस्टल पार्ट ऑफ द ब्राजील इज मोर अर्बनाइज्ड। वहां पर बहुत ज्यादा सिटीज हो चुकी है। स्टेट्स लाइक साओ पाउलो, गोइयाज, how to pronounce, Gias or Goiás, you can pronounce according to your easiness. Okay, and Minas Gerais have more urban population than states in the north। मतलब ये जो तीन स्टेट्स के नाम दे, क्या साओ पाउलो का है? साओ पाउलो, देखिए यहाँ पर साओ पाउलो है सेंटर में। उसके बाद क्या दिया है? मोटो ग्रासो डियोसोल, सॉरी वो नहीं दिया है, ये दिया है मिनास गिराइज, very different names, right? And Gauss,
So these are the states which are highly urbanized as compared to the northern states. Northern means at the north direction, like Para, Maranhão, Maranhão, Piau. ओके, इसके मुताबिक अगर हम कंपेयर करें तो ये जो साओ पालो है, रियो डी जेनेरो है, एस्पिरितो सैंतो है, मिनास जिराइज है, ये जो स्टेट्स है वो ज्यादा से बहुत ज्यादा अर्बनाइज्ड है. ओके, these states are having more urban population than states in the north. As population is less in Amazon basin and Brazilian highlands, urbanization is also less. अभी अमेजोन बेसिन में हमने देखा है कि जो अमेजोन रीजन है, पूरा अमेजोन रिवर है, उसका बेसिन है, वहां पर बहुत ज्यादा डेंस फॉरेस्ट है, डेंस रेन फॉरेस्ट है. वहां पर डे नाइट बारिश होती रहती है, वहां पर रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर रहता है, इसलिए वहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग रह नहीं सकते. ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस नहीं, इसलिए वहां पर पॉपुलेशन भी कम है. और पॉपुलेशन कम होने के कारण वहां पर अर्बनाइजेशन भी बहुत ज्यादा कम दिखाई देता है हमें ब्राजील के अमेजोन बेसिन एंड ब्राजीलियन हाईलैंड के रीजन में. इन दिस पार्ट मनाउस इज अ पोर्ट ऑन द कन्फ्लुएंस ऑफ द निग्रो एंड द अमेजोन. तो ये जो अमेजोन रिवर है और निग्रो रिवर है वहां पर, तो वहां पर एक सिटी है मनाउस करके, तो वो एक प्रकार का पोर्ट है वहां पर. ओके, मनाउस कहां पर है? यस, मनाउस यहाँ पर आप देख सकते हैं. तो यहाँ पर कलर आप देख सकते हैं, बहुत ही डार्क कलर है. इसका मतलब क्या है? वहां पर जो पॉपुलेशन रहती है वो बहुत ज्यादा अर्बन है. मतलब इस इलाके में सिर्फ यही एक सिटी है जो जहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा डेंस है और अर्बनाइज है. ओके, अर्बनाइजेशन हैज ऑकर्ड हियर. तो ये जो मनस करके जो पोर्ट है वहां पर तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और वहां पर अर्बनाइजेशन बहुत ज्यादा है. और वो कहाँ पर सिचुएटेड है हम देख सकते हैं, अमेजोना जो स्टेट है वहां पर हम देख सकते हैं. Okay guys, so guys, anybody having any problem till now? Anybody having any doubt, any problem? किसी का कोई डाउट है यहाँ पर अभी? Really? Really you don't have any doubt? Okay, that's good. It means you have understood it, right? There are 7 students in the class. Only 3 people are responding. What about other students? Are they having any doubt or not? Okay, Maitreya, Anuj, Yash, Dheeraj, Neetu, Adarsh Mahato, Avigna Pawar. Okay. Avigna Pawar, are you able to hear me? Am I audible to you, Avigna? Okay, I think she is not listening to me. Yes, yes. Yes, Avigna, if I'm asking some questions, uh, should I take your name and then only you will respond me? Are these other students who are responding after my questions or anything? Okay, are you different from them? Is these questions are not for you, or these questions are not for you? Okay, then because I was seeing this behavior in every lecture that you are lacking in interaction point of view. So please take care. I mean,
बी रिस्पॉन्सिव एंड बी अलर्ट। ओके, अगर कोई भी प्रॉब्लम है आपको तो बता सकती है आप। ओके, तो गाइस इसके बेसिस पे क्वेश्चन पे आपको कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर, आई मीन एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज मैं आपको पोस्ट कर दूंगा गूगल क्लासरूम में। ओके, तो गूगल क्लासरूम में आप जाइए, वहां से डाउनलोड कीजिए या अपने बुक में से आप लिख सकते हैं और वहां पर आप अपलोड कर सकते हैं, ताकि मैं आपको वहां पर देख सकूं आपके क्वेश्चंस, आपने आंसर्स क्या लिखे हैं। ओके, और किसी का कोई डाउट भी होगा तो आप वहां पर पूछ सकते हैं मुझे। ओके, तो इस प्रकार हमने ये लेसन खत्म कर दिया, लेसन नंबर 7, दैट इज द ह्यूमन सेटलमेंट्स इन ब्राजील एंड इंडिया। वी कंपेयर्ड बोथ ऑफ settlements of both the countries, India and the Brazil, and how settlements in India and Brazil are different. What is the comparison in between them? Okay. After that, what are the reason behind all these different settlements in the Brazil and in the India? What are different factors and the reason behind this? So you have to revise this lesson, and from that you have to give the answers to the questions that are asked in the exercise. Okay, so this is the lesson number 7 we completed today. Okay, we will just see some introduction to new lesson. All right, we will see it. New lesson, lesson number 8, that is what it is: occupation, economy and occupations. Okay, so what do you mean by economy and occupations? Do you know the meaning of economy? आप राइट डाउन कीजिए यहाँ पर इकोनॉमी का मतलब क्या है, हिंदी में, मराठी में। ओके, अर्थव्यवस्था, ये मतलब किसका है? इकोनॉमी का है, अर्थव्यवस्था। एनीबडी एल्स? यस, ऑक्युपेशन मीन्स व्यवसाय। आप क्या व्यवसाय करते हैं? ऑक्युपेशन का मतलब है व्यवसाय। तो व्यवसाय कुछ भी हो सकता है, किसी का बिजनेस हो गया, कोई जॉब कर रहा हो, ओके, कोई खेती कर रहा है, टाइप ऑफ वर्क, यस इट इज ऑक्युपेशन। खेती हो गया, ऐसा है फार्मिंग। तो इस लेसन में हम यही देखेंगे, इकोनॉमी और ये ऑक्युपेशन, इसके बारे में हम इस लेसन में देखेंगे, लेसन नंबर 8 में। यहाँ पर आपको कुछ ट्राई करने के लिए बोल रहे हैं, यहाँ पर गिव अ ट्राई। ओके, आप ट्राई कर सकते हैं, यहाँ पर कोशिश कीजिए, कुछ पूछा जाएगा आपको, वो हम देखेंगे। तो गाइज यहाँ फिगर पॉइंट 8.1 दिया है, फिगर 8.1 यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्स एक्सिस पे क्या दिया हुआ है, ईयर्स दिया हुआ है, फ्रॉम 1960, 1980, 2000 and 2016. Means on the x-axis there are years, and there are cities also given, apply countries also given, I mean. In the blue color there is a Brazil, in red color there is India, and in green color
देयर इज यूएसए मीन्स अमेरिका। ओके, तो वहां पर क्या है हम देखेंगे। रीड द फॉलोइंग ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस। ग्रॉस नेशनल इनकम दैट इज GNI, ओके, फ्रॉम 1960 to 2061 in million US dollars. ओके, इन मिलियन US डॉलर्स। तो वाई एक्सेस पे ईयर दिया हुआ है और अगले अगले अलग अलग देश दिए हुए, तीन देश है। हमारा इंडिया है ब्राउन कलर में, ब्राजील है ब्लू कलर में, और यूएसए है ग्रीन कलर में। एंड एक्स वाई एक्सिस पे क्या दिया हुआ है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स। ओके, मतलब उस साल में उस कंट्री का जो इनकम है वो कितना था 1960 से लेकर 2016 तक। तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पर एवरेज देख सकते हैं 1960 में। 1960 में ब्राजील एंड इंडिया, इन दोनों कंट्री का कुछ इनकम दिख ही नहीं दे रहा है, बहुत ही स्मॉल है। मतलब कुछ 10-20-30 मिलियन डॉलर्स होगा। कितना? 10-20 मिलियन डॉलर के आसपास होगा। बट यूएस का आपको दिख सकता है कुछ 50 मिलियन, 50 या 60 मिलियन डॉलर के आसपास यूएस का इनकम था 1960s में। ओके, उसके बाद 1980 में अगर हम आएंगे तो इंडिया और ब्राजील का कुछ तो बड़ा है। ओके, तो सेंटर में है इंडिया ब्राउन कलर में, पहले में है ब्राजील। तो हाँ, जीरो से कुछ ऊपर उठा है आप देख सकते हैं। लेकिन अगर यूएसए का हम देखें 1980s में तो डायरेक्ट 300 के आसपास आपको दिखाई दे रहा है, 300 मिलियन डॉलर्स, यूएस डॉलर्स। ओके, उसके बाद 2000 ईयर 2000 में ब्राजील का इंडिया से ज्यादा है, मतलब कुछ 60 के आसपास, और इंडिया का 50 के आसपास आपको दिखाई दे रहा है मिलियन डॉलर्स का इनकम, ग्रॉस नेशनल इनकम दैट इज GNI। अगर दूसरे साइड में अगर हम यूएसए का देखें, अमेरिका का देखें, तो सीधा 300 से लेके डायरेक्ट 1100 को तक, मीन्स 1000 to 1100 मिलियन डॉलर्स के आसपास यूएसए का ग्रॉस नेशनल इनकम हमके दिखाई दे रहा है। उसके बाद 2016 में आया, मतलब 16 साल बाद। तो ब्राजील का कितना है 280 180 के आसपास, 180 के आसपास, नॉट 200 मिलियन डॉलर्स। बट इंडिया का तो ब्राजील के ऊपर निकल गया है, 200 से लेके 300 मिलियन डॉलर तक का इनकम, मिलियन डॉलर का इंडिया का ग्रॉस नेशनल इनकम है। तो उसी के आधार पर यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए, which country's national income was highest in 2016 and was it how much? तो आप देख सकते हैं इजीली यहाँ पर ग्रीन कलर की जो कॉलम है बहुत ऊपर है, लगभग 1800 से ऊपर गया, 1800 मिलियन डॉलर से ऊपर गया है। तो ये है यूएसए का। कंपेयरिंग इंडिया एंड ब्राजील, which country had a higher national income in 1980s? सो 1980s में ब्राजील का इनकम बड़ा है और ज्यादा है इंडिया से। उसके बाद कंपेयरिंग इंडिया एंड ब्राजील, व्हिच कंट्री हैड हायर इनकम इन 2016? फिर सिचुएशन उलट जाती है 2016 में, जो ब्राजील का इनकम ज्यादा था इंडिया से, तो इंडिया का इनकम ब्राजील से ज्यादा हो गया 2016 में। टेल द डिफरेंस बिटवीन GNP ऑफ ब्राजील एंड इंडिया इन 2016। तो ब्राजील का इंडिया का 2016 का डिफरेंस कितना है? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ 40 बिलियन डॉलर के आसपास का में जो डिफरेंस है वो दिखाई दे सकता है। एग्जैक्टली तो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हम अप्रोक्सीमेटली बता सकते हैं 40 मिलियन डॉलर का डिफरेंस यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द नेशनल इनकम्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज इन 2016। अभी डेवलप कंट्री कौन सी है? डेवलप कंट्री है यूएसए, एंड डेवलपिंग कंट्रीज कौन है? ब्राजील और इंडिया। तो इसके नेशनल इनकम का आपको 2016 में उनका इनकम था, उसका डिफरेंस देखना है। तो आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, अपने आप भी ये कैलकुलेट कर सकते हैं। इतना बड़ा कोई यहाँ पर प्रॉब्लम आपको आने वाला नहीं है। ओके, फिगर 8.1। सो डिड यू अंडरस्टैंड इट? Yes, you guys have given answers also.
Oh, it's a very nice thing. Okay. So thank you for your answers, guys. All right. So anybody having any doubt to understand that graph and to answer these questions based upon the graph? Okay. All right. Adarsh, Dheeraj, Nitu. Okay. So this was just for your awareness. अभी नीचे भी कुछ टेबल दिए गए हैं. देखिए, a table regarding the ownership of various sectors in both the countries is given. मतलब यहाँ पर यहाँ पर टेबल दिया गया है. ओके, इंडिया और ब्राजील का. वहां पर कुछ सेक्टर्स दिए गए हैं. मतलब एक कॉलम में क्या सेक्टर्स दिए गए. सेक्टर मतलब क्षेत्र. ओके. उसके बाद क्या दिया है, और ब्राजील के लिए एक टेबल दिया गया है, कॉलम. उसमें प्राइवेट पब्लिक इस प्रकार की कुछ इंफॉर्मेशन आपको दिखाई दे रही है. यहाँ पर इंडिया दिखाई दे रहा है आपको, राइट. तो इंडिया के लिए टेबल में कुछ भी क्लिक नहीं किया है और बताए नहीं. तो आपको क्या बताना है कि ये सेक्टर के नीचे जो कुछ दिया हुआ है, बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, एयरवेज हो गया, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, हेल्थ, एजुकेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन, ये जो कुछ दिया गया है ये सेक्टर से इंडिया के. इंडिया में बैंक है, उस सेक्टर को बैंकिंग बोलते हैं, बैंकिंग सेक्टर. रेलवे इंडस्ट्री चलती है इंडिया में, तो रेलवे दिया गया है, रेलवेज. एयरवेज मतलब एरोप्लेन वगैरह. इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन मतलब हमें जो बिजली आती है वो कोई तो बनाता है ना, प्रोड्यूस करता है ना, तो वो हो गया. हमारे पास जो स्टील आता है, ओके, तो इसको भी कोई तो मैन्युफैक्चर या उसको कोई बनाता है. उसी प्रकार हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया. तो आपको देख सकते हैं यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर. तो ब्राजील में क्या है, वहां पर प्राइवेट बैंकिंग भी है और पब्लिक बैंकिंग है. पब्लिक का मतलब ये है गवर्नमेंट बैंक. ओके, नेशनल बैंक. सो गाइज, आपको टेबल जो मैंने अभी बताया वो समझ आ रहा है क्या, वो क्या है एक्चुअली. सेक्टर्स दिया हुआ है और ब्राजील और इंडिया के लिए कॉलम दिया है. ब्राजील के लिए उन्होंने बताया है कि वो जो सेक्टर दिया हुआ है वो कौन कौन चला सकता है. प्राइवेट लोग भी चला सकते हैं, मतलब आपके मेरे जैसे लोग, और गवर्नमेंट भी उसमें उनके बैंक है. तो आपको पता चला. किसी कोई प्रॉब्लम इस टेबल में हम आगे देखेंगे, लेकिन शुरू में आपको पूछता हूं. Okay, apart from Dheeraj, anybody having any doubt? Okay. Okay, Maitreya, Adarsh. ओके, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मुझे बताइए पब्लिक मतलब क्या. पब्लिक सेक्टर मतलब क्या होता है. पब्लिक सेक्टर कंपनी और पब्लिक सेक्टर. यस, इट इज गवर्नमेंट, राइट, बिकॉज वी आर द गवर्नमेंट. हम लोगों को चुनकर प्रधानमंत्री बनाते हैं ना, तो वो गवर्नमेंट चलाते हैं हमारी तरफ से, इसलिए उनको पब्लिक सेक्टर कंपनी. अभी बैंकिंग में क्या है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ये पब्लिक सेक्टर कंपनी, मतलब ये गवर्नमेंट की बैंक है. कंपनी मतलब बैंक है. और अगर आप HDFC देखिए, एक्सिस बैंक देखिए, तो ये क्या है, प्राइवेट कंपनी है. ओके, ये है प्राइवेट बैंक, नॉट कंपनी. तो ब्राजील में क्या है, प्राइवेट लोग भी बैंकिंग सेक्टर में बैंक डाल सकते हैं, अपने बैंक खोल सकते हैं.
और पब्लिक बोथ, मतलब पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों भी चलते हैं। तो इंडिया में क्या है, इंडिया में भी प्राइवेट कंपनीज, सॉरी प्राइवेट बैंक है, लाइक एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक इज देयर। ओके, उसके साथ साथ हमारे यहाँ स्टेट बैंक करके गवर्नमेंट और पब्लिक से बैंक भी है, बैंक ऑफ बड़ौदा करके पब्लिक बैंक है। ओके, पंजाब नेशनल बैंक करके बैंक है। ओके, तो ब्राजील में जिस प्रकार प्राइवेट और पब्लिक बोथ बैंकिंग सेक्टर में बैंक खोल सकते हैं, उसी प्रकार इंडिया में भी हो सकता है। अभी रेलवे, करंटली इंडिया में रेलवे सिर्फ कौन चलाता है, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है रेलवेज। कोई प्राइवेट आदमी है, प्राइवेट कोई बिजनेसमैन है, वो रेलवे शुरू नहीं कर सकता। लेकिन हमारे देश में भी अभी चेंज होने वाला है कि कुछ जो हमारी रेलवेज है वो हमने प्राइवेट लोगों को चलाने के लिए दी हुई है। ओके, उसी प्रकार एयरवेज हो गए। अभी एयर इंडिया कंपनी वो अपनी गवर्नमेंट की पब्लिक सेक्टर कंपनी है, लेकिन स्पाइस जेट हो गया, इंडिगो हो गया, ये जो एरोप्लेन की कंपनियां हैं, एयरवेज है, ये प्राइवेट प्लेयर भी चलाती है। मतलब ये इंडिया में और ब्राजील में सेम है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन प्राइवेट प्लेयर भी करते हैं और गवर्नमेंट भी करते हैं। आयरन एंड स्टील प्राइवेट प्लेयर एंड बहुत पब्लिक सेक्टर कंपनी भी करती है। हेल्थ में भी वही है, एजुकेशन में भी वही चलता है, और टेलीकम्युनिकेशन में वही चलता है। तो आपको ये बताना था इस टेबल में कि इंडिया में ये जो सेक्टर से कौन कौन चला सकता है, प्राइवेट और पब्लिक, और सिर्फ पब्लिक। ओके, सो दिस वाज योर वर्क फॉर दिस टेबल, और आपको मैंने वैसे ही मदद कर दी इस टेबल को कंप्लीट करने के लिए। ओके, अभी ये टेबल भी खत्म हो गया, आपको मैंने ये भी बताया कि ये सेक्टर इंडिया में कौन कौन चला सकता है, तो वो टेबल भी आपका पूरा एक प्रकार का हो गया। सो डू यू हैव एनी प्रॉब्लम गाइस, एनी डाउट? ओके ओके, तो गाइज अभी आप हमने अब तक जो चैप्टर पढ़ा है, जो हमने स्टडी किया है, लास्ट वाला और ये वाला लेसन, तो आपको स्टडी करना है, रिवाइज करना है, ताकि आप भूल ना सके जल्दी से। ओके, तो अभी आज के लिए तो हम इतना ही कंप्लीट करेंगे, इतना ही बस करेंगे, और आज का लेक्चर हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। तो आई होप दिस लेक्चर वाज गुड इनफ टू अंडरस्टैंड यू एंड गेट अ न्यू इंफॉर्मेशन हियर फ्रॉम द लेसन। And okay, goodbye and good night. Now you can leave the class. Okay, so take care and good night.